हेलो फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर सेकंड सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने आसपास देखा होगा कि कुछ स्थानों पर सजीव पौधे या सजीव जंतु होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। जिन जीवों को हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते उन्हीं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे ब्रेड को अगर हम 2-3 दिन खुले में रख दें तो उस पर फफूंद लग जाती है, या रोटी को अगर बारिश का मौसम हो तो रोटी पे भी फफूंद लग जाती है। तो उसमें थोड़े सफ़ेद सफ़ेद या हरे हरे धब्बे से उसे ढक लेते हैं। उन धब्बों को हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं और उसमें हमें सूक्ष्म संरचनाएं बनी हुई दिखाई देंगी। ये जो जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते उन्हें ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब इसके लिए हम अलग अलग गतिविधि कर सकते हैं। हम थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं अलग अलग स्थानों में, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। वहाँ पे हम अलग अलग जीव, छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे। अब इन्हीं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि मिट्टी और पानी में छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इन्हें आवर्धक लेंस की सहायता से थोड़ा बहुत देख सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी को हम 4 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। ये बांटा गया है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक कुछ सामान्य सूक्ष्मदर्शी के चित्र नीचे दर्शाए भी गए हैं। ये देखिए आप, ऐसे आपकी बुक में भी दिए होंगे एनसीईआरटी में। जो आपने एनसीईआरटी में दिए होंगे आपने देखा भी होगा। विषाणु यानी कि जो वायरस होता है ये भी सूक्ष्म होता है, पर ये दूसरे जीवों से भिन्न होता है क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करता है। वायरस क्या होता है, इसका अपने आप में कोई जीवन नहीं होता। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहा गया है। ये एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, क्योंकि ये अपने आप इसका कोई अजीवित होता है। जैसे ही ये किसी दूसरे के शरीर में जाता है तो ये बढ़ने लगता है, इसकी जो होती है प्रजाति फैल जाती है उसके शरीर में। उसी दूसरों के, ये परपोषी होता है, दूसरों के शरीर में ही जाके ये विकास करता है। कुछ सामान्य रोग जो वायरस के द्वारा होते हैं जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, अधिक खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। ये आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये जीवाणु हैं, ये छड़ी नुमा जीवाणु हैं। ये क्लोमाइडोमोनास है, ये स्पाइगरा गायरा है, अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये चित्र दिए हुए हैं। ये दिखाया हुआ है, ये विषाणु है। अब सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे जीवाणु या कुछ सेल या प्रोटोजोआ। ये सिंगुलर यानी कि सिंगुलर सेलुलर भी हो सकते हैं। ये मल्टीपल सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल भी किसी के अंदर पाई जा सकती है और एक सेल भी पाई जा सकती है। जो सिंगुलर सेलुलर हैं उसमें हमारे पास शैवाल और प्रोटोजोआ आते हैं, और जो बहुकोषीय है उसमें शैवाल और कवक आते हैं। शैवाल की भी अलग अलग प्रजाति होती है। जो बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों में हर परिस्थिति में जो हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि ये गर्मी में, ठंड में सारी जगह पे जीवित रह सकते हैं। ये जंतुओं के शरीर में भी पाए जा सकते हैं, बाहर भी पाए जा सकते हैं। विषाणु एक होता है जो दूसरों के उसमें पाया जाता है। सूक्ष्म जीव और हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभकारी हैं वे कौन कौन से हैं? जैसे हम अपने घरों में देखें, हम दूध से दही बनाते हैं, तो दही जो होती है जीवाणु द्वारा ही बनती है। तो ये कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे हम दही बनाते हैं दूध से, ब्रेड या केक बनाने के लिए, तो इन सब में क्या होता है, सूक्ष्म जीव की हेल्प लगती है। जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी किसके द्वारा होता है? जो हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जो माइक्रो स्पीसीज होती है उनके द्वारा हम फर्मेंटेशन कराते हैं।
दही या ब्रेड बनाना। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है। जो दूध से दही बनती है वो किस जीवाणु के कारण बनती है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। वह दूध में जनन कर उस दही को में परिवर्तित कर देता है। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम मैदा लाते हैं, उसमें ईस्ट डाल देते हैं, तो वो ईस्ट क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होल क्रिएट कर देता है। आपने देखा होगा ईस्ट डालने के बाद आटा थोड़े टाइम बाद फूल जाता है। तो ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो उसमें फर्मेंटेशन कर देते हैं, यानी कि किण्वन कर देते हैं, और इनसे बाद में हम इडली डोसा वगैरह कुछ बना सकते हैं। ये देखो इसमें चित्र में दिखा भी रखा है। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, यानी कि ये हमारे लिए कैसे काम आ सकते हैं। बड़े स्तर पर जो होते हैं, हम अल्कोहल यानी कि शराब या एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? जो गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित होते हैं वो प्राकृतिक ईस्ट द्वारा हमारे क्या करते हैं, शराब का उत्पादन करते हैं। यानी कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भी हो सकती है कि हम चावलों को, जौ को या शक्कर वगैरह को नेचुरली तरीके से सड़ा कर उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं तो वो उसे शराब में कन्वर्ट कर देते हैं। और लुई पोस्चर ने किण्वन विधि की खोज की थी 1857 ईस्वी में, यानी कि फर्मेंटेशन की जो खोज की थी वो लुई पोस्चर ने की थी। अब सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या है, यानी कि मेडिकल यूजेस क्या हैं इनके। डॉक्टर जब हम बीमार पड़ते हैं हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है तथा कुछ एंटीबायोटिक गोलियां देता है या कैप्सूल देता है। ये जो एंटीबायोटिक कैप्सूल या जो प्रतिजैविक होते हैं या पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है, इनका निर्माण सूक्ष्म जीवों से ही किया जाता है। जैसे सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन, ये जो प्रतिजैविक है यानी कि एंटीबायोटिक होते हैं, ये सब सूक्ष्म जीवों की हेल्प से बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उनके संवर्धन तस्तरी से हरे रंग की फफूंद से छोटे बीजाणु दिखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और बहुत सारे फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इसी से उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। अब देखो, पशु आहार या कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिससे सूक्ष्म जीव का संरक्षण जो होता है उनमें फैला होता है वो रोक दे और उनमें एंटीबायोटिक की कैटेगरी मतलब आ जाए। अब देखो, जो भी हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं वो हमें डॉक्टर की हेल्प से लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे जीव बॉडी के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खा लेते हैं तो वो भी मार दे जाते हैं। अब वैक्सीन प्रतिरक्षी टीका होता है जो बच्चों को लगाया जाता है। शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? ताकि उनके शरीर में इम्यूनिटी बने और वो प्रतिरक्षा कर सके रोगों के प्रति। अब देखो, यदि मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा जाए तो वे उसके जो भी रोग उनके शरीर में उत्पन्न होगा उनसे लड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा होगी। आपने बचपन में देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, जब वो 1 महीने का होता है, 1.5 महीने से बच्चों को इंजेक्शन, 1.5 महीने से कहाँ, जब 24 घंटे के अंदर पहला इंजेक्शन लगता है बच्चों को, फिर 1.5 महीने पे लगता है, फिर 2.5 महीने पे लगता है, फिर 4 महीने का लगता है। ऐसे बच्चों को लगातार 2.5 साल तक इंजेक्शन लगते हैं, फिर 5 साल तक लगते हैं। तो वे उनके शरीर में वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो। अब जीवाणु हरे और नीले सवाल, मिट्टी में जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये मिट्टी में उर्वरकता की वृद्धि करते हैं, यानी कि जो हमारी मिट्टी में है फर्टिलाइजेशंस बढ़ाते हैं। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले सवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है उनमें स्थिरीकरण का मतलब होता है कि उसको यौगिक फॉर्म में बदल देते हैं सूक्ष्मजीव। जैसे नाइट्रोजन होता है उसे अमोनिया के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है।
इसमें राइबोसोम्स जो एक जीवाणु होता है वो काफ़ी मदद करता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण, आपने देखा होगा कि जैसे आसपास गंद पड़ा होता है, कुछ गला मचाला गंदगी कूड़ा करकट, तो उन सबको विघटित करने में यानी कि उन्हें नष्ट करने में भी सूक्ष्म जीव हेल्प करते हैं। अब देखो हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। जब पॉजिटिव सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा तो अब हानिकारक के में पढ़ेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव बहुत हानिकारक होते हैं जो मानव या जंतुओं के अंदर या पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा यानी कि सांस के द्वारा, पीने वाले जल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। या कोई अगर संक्रमित आदमी है यानी कि जो आदमी बीमार है, हम उसके पास में जाते हैं, वहाँ से भी हमारे रोग लग सकते हैं। रोगों का संचारण, जो वायरस द्वारा रोग होते हैं, ये फैलने वाले रोग होते हैं यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ है। अगर हम किसी के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो पहले से संक्रमित है तो हमारे भी लग सकता है। जैसे हमने अभी कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा था, इन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। जैसे इसमें आता है सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स जिसे हम माता निकलना कहते हैं, या क्षय रोग। जुकाम से पीड़ित व्यक्ति यदि कोई छींकता है और उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं यदि किसी और के श्वास में चले जाते हैं तो उसको भी सर्दी खांसी हो जाएगा। अब कुछ कीट और जंतु भी रोगवाहक होते हैं, जिसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगवाहक होते हैं। जैसे घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है, कूड़े करकट पे बैठती है, वहाँ से कुछ सूक्ष्म जीव लेगी जो हानिकारक है और हमारे भोजन पे बैठ जाती है, फिर वो भोजन हम खा लेते हैं, उससे हम बीमार हो जाते हैं। जैसे आपने मच्छर को देखा होगा, मच्छर क्या करता है, मलेरिया फैलता है मच्छर काटने से या डेंगू होता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो मलेरिया फैलाने वाला परजीवी होता है। जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, और जो मादा एडिस मच्छर होती है उसके कारण डेंगू होता है। जो ये वायरस के वाहक है, मादा एडिस मच्छर तो डेंगू का वाहक है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया का वाहक है। अब इसलिए हमें क्या करना है, संक्रमित आदमी से हमेशा थोड़ी दूरी से बात करो। छींकते समय अपने मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, खांसते समय भी अपने मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, और हमेशा थोड़ा सा जैसे खुले में हम खाना खा लेते हैं, गोलगप्पे खा ले या बाहर का खाना खा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उस पर मक्खी मच्छर वगैरह ना बैठे हो, क्योंकि उससे हम बीमार हो जाएंगे, हैजा हो जाएगा, पेचिश हो जाएंगे। अब देखो क्षय रोग होता है, कुछ सूची दी गई है कि किससे क्या रोग होता है। क्षय रोग जीवाणु से होता है, वायु के द्वारा। खसरा वायरस के द्वारा होता है, इसका संचारण का तरीका वायु होता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, सामान्य बचाव के उपाय जो हैं, और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है। पोलियो, ये हमारे पास 4 रोग हैं, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, जो हमारे पास वायरस के द्वारा होते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो वायु है या सीधे संपर्क है। हैजा और टाइफाइड जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, जो जल या भोजन के द्वारा फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे हम कुछ भी गंदा खा लेते हैं ना, उससे हमारे हैजा या टाइफाइड होता है। हाइपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है, जल के कारण। उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण समय पर। मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर के कारण मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल तो मच्छर भगाने के बहुत सारे यंत्र आ गए, टीकाकरण हो सकता है। तो ये सबका एक वो है कि हमें समय पर टीकाकरण ले ले। अगर हम बच्चों को टीकाकरण लगा देते हैं तो वो हमारे शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता आजीवन पैदा करते हैं। तो हमें समय समय पर टीकाकरण को ध्यान रखना है, टीकाकरण लेते रहना है। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु जो होते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य या पौधों में रोग के जनक नहीं होते, वे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। इसके उदाहरण है एंथ्रेक्स, मनुष्य व मेवस में होने वाला भयानक रोग। तो जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य और मेवसी जो होते हैं, पशुओं को बोलते हैं मेवसी, और ये इनमें जैसे खुरपका, मुंह पका हो जाता है। पौधों में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव जैसे चावल, गेहूं, अन्ना, संतरा, इनमें भी रोग उत्पन्न होते हैं जो कवक होते हैं। वे हमारे जो
कवक होते हैं इन पेड़ पौधों पे लग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लगा जाता है पेड़ पौधों के ऊपर, छोटे छोटे गेहूँ चावल के ऊपर, या फिर काला काला सा लग जाता है, तो वो उनके अंदर रोग होते हैं। इन पे नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे नींबू या कैंकर जो पौधा रोग है, तो सूक्ष्म जीव जीवाणु होता है, संचारण का माध्यम वायु होता है। यानी कि नींबू के अंदर नींबू कैंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। गेहूं के अंदर रस्ट यानी कि गेहूं पे जो जंग लग जाता है कवक और वायु बीज के कारण। भिंडी की पीत वायरस के कारण। खाद विषाक्त यानी कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मान लिया हम किसी पार्टी में गए हैं या हमने कुछ गंदा संदा खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जिससे मच्छी मक्खर बैठे थे या जो खाने योग्य नहीं था, तो उससे हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो हमारे आंतों में इन्फेक्शन कर देता है। कई बार यह इतनी भयानक होती है इससे मृत्यु भी हो जाती है। कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, मतलब गंदा खाने से, फिर उनके कारण और बीमारियां बढ़ती जाती है। अब खाद्य परिरक्षण, हम खाने को कैसे बचा सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो फ्रिज आ गए हैं, खाना रखा है हमने सुबह बनाया तो फ्रिज में रखे हम स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। दूसरा क्या है कि हमें वस्तुओं को खुले में रखने से बचना चाहिए। ठीक है, खुले में ना रखें। अगर हमें लगता है कि उनके रंग रूप में परिवर्तन आ गया तो हमें वो खाना खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देगा। दूसरा, हम कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अचार बना रहे हैं तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं ताकि वो सड़े गले ना। पहले लोग अचार में तेल डालते थे, तेल भी प्रिजर्वेटिव का काम करता था, नमक भी और चीनी। अब तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कर लेते हैं। अब रासायनिक उपाय हैं, जो नेचुरल उपाय हैं वो तो नमक और तेल सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के काम आते हैं। जो रासायनिक उपाय होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को नहीं बढ़ने देते, उसमें आ जाता है हमारे पास खाद्य अम्ल जो खाने योग्य होते हैं, यानी कि ईटेबल जो एसिड होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइसल्फेट यूज़ कर सकते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण हम कर सकते हैं। नमक और चीनी दोनों ही द्वारा हम प्रिजर्वेटिव का काम कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे समय के लिए वैलिड नहीं है, थोड़े समय के लिए ही वैलिड हो सकता है। अब देखो, सिरके और के द्वारा भी कर सकते हैं, गर्म या ठंडा करना। आपने देखा होगा घरों में दूध, कच्चा दूध होता है, उसे उबाल के रख देते हैं ताकि वो फटे ना, तो वो भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। अब देखो, भंडारण, पैकिंग वगैरह, उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं जो 70 डिग्री पर, तो ये भी सूक्ष्म जीवों का फ़ायदा होता है। जैसे आपने दूध को अगर संरक्षित करना है तो उसे हम पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे उसे हीट करेंगे, फिर उसे गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर देंगे तो उससे उसका पाउडर बन जाता है। अब देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधे यानी कि जो दलहन होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये सेम और मटन में भी सजीवता रखता है। अब नाइट्रोजन की मात्रा को वायुमंडल में स्थिर करने के लिए हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे इस तरह ये लेग्यूम की पौधे होते हैं, दलहन की जड़ें इस तरह फैली होती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%, उसको कन्वर्ट कर देती हैं उसके प्रोडक्ट में, यानी कि उसके कंपाउंड्स में। जैसे अमोनिया के कंपाउंड्स बना दिए, नाइट्रोजन फॉस्फेट बना दिया। तो नाइट्रोजन सजीवों के लिए आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन, परनिहित न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों, जंतु, वायुमंडल में नाइट्रोजन का उपयोग हम सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे सवाल वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है, यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना देता है, क्योंकि डायरेक्टली पौधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। जब वो उसका कंपाउंड बनाएंगे तो उसे वे अवशोषित कर लेते हैं, उससे उन्हें फर्टिलाइजेशन मिलता है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल दे रखा है कि वायुमंडल नाइट्रोजन है, जीवाणु द्वारा इसका यौगिक बनाया जाएगा, फिर मिट्टी में उपस्थित होंगे, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाएगा, फिर वो प्रोसेस जो होता है रिपीट होता रहता है। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, कि कौन सा हमें कम्युनिकेबल डिसीज़ है, कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है।
अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।